नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। पहला हिस्सा शॉर्ट क्वेश्चन क्या है जी, डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या चीज़ है? इट इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सब्सटेंस। 17.2। तो आपने सबसे पहले स्ट्रेस डिफाइन करनी है। स्ट्रेस क्या चीज़ है? स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। इसके लिए सिग्मा एफ है, सिग्मा इसका सिंबल है। सबसे पहले डेफिनेशन, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। इसके लिए फिर आपने सिंबल, इसके लिए हमने जो सिंबल पढ़ा था वो हमने पढ़ा था सिग्मा। फिर हमने, अच्छा सिग्मा को लिखते वक्त मैं देख रहा था कि कुछ लोग उसको यूं भी लिखते हैं। ठीक है, इसमें हम सच में कोई इशू नहीं है, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। मैं इसको कुछ यूं लिखता है, कुछ उसमें कर्व सा बनाते हैं, कोई मसला नहीं है। सच फॉर्मूला सिग्मा इज इक्वल टू, ऑब्वियसली डेफिनेशन से क्लियर है, फोर्स ओवर एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फॉर्मूला के बाद इसमें लिखा जाता है यूनिट। सो फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, सो इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यू कैन ऑल्सो रेफर इट एज पास्कल। दूसरे हिस्से में हमने डिफाइन करना है और एक्सप्लेन करना है स्ट्रेन को। स्ट्रेन क्या चीज़ है? इट इज़ रेशियो बिटवीन चेंज एंड द ओरिजिनल। डेफिनेशन में आपने लिखना है जी, इट इज़ अ रेशियो बिटवीन चेंज, रेशियो बिटवीन चेंज इन लेंथ कह लें एंड ओरिजिनल। और ओरिजिनल के आगे मैं फिर डॉटेड लाइन लगाने लगा हूँ। यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि अगर यहाँ पर आप चेंज इन लेंथ लिखेंगे तो यहाँ पर आप ओरिजिनल लेंथ लिखेंगे। अगर आप यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम कहेंगे तो यहाँ पर आप चेंज इन ओरिजिनल वॉल्यूम कह देंगे। और अगर आप यहाँ पर चेंज इन शेप कह रहे हैं तो यहाँ पर आप ओरिजिनल शेप कह देंगे। तो इन बेसिस पर इसकी 3 टाइप्स हो जाएंगी स्ट्रेन की। पहली टाइप, अगर लेंथ की बात आप कर रहे हैं कि चेंज इन लेंथ with respect to original length, then you are talking about tensile strain. और अगर आप उसके वॉल्यूम के चेंज की बात कर रहे हैं then you are referring towards volumetric strain. और अगर आप उसकी शेप की बात कर रहे हैं then you are talking about shear strain. तो 3 तरह के स्ट्रेन यहाँ पर होते हैं। बहरहाल नेक्स्ट चलें तो हम इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं। स्ट्रेन के लिए जो फॉर्मूला लिखा जाता है, स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला हम लिखते हैं, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन, मैं लेंथ से लिख रहा हूँ इसको, ओवर ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, एल नॉट स्टैंड फॉर ओरिजिनल लेंथ। और इसके लिए लास्ट इज यूनिट। फॉर स्ट्रेन there is no unit because it is a ratio and ratio never have any unit, तो नो यूनिट। ठीक है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा, व्हाट आर द एसआई यूनिट्स, वो मैंने पहले कर दिया। पास्कल और स्ट्रेन के लिए कोई यूनिट नहीं है बिकॉज स्ट्रेन इज अ रेशो, और रेशो किसी भी किस्म की हो तो उसके यूनिट नहीं होते। अक्सर मैंने ना वो देखा है, लिखते हैं जी रेशो स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट्स बिकॉज इट इज़ द रेशियो बिटवीन 2 सिमिलर क्वांटिटीज़। ये बात है, याद रखिएगा रेशियो होती ही 2 सिमिलर क्वांटिटीज़ में। आप इसके साथ ना भी लिखें ना कि रेशियो बिटवीन 2 सिमिलर, तो अंडरस्टूड है कि वो सिमिलर क्वांटिटीज़ ही होगी। सिमिलर क्वांटिटीज़ में कंपैरिजन होता है, डिफरेंट क्वांटिटीज़ का तो कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। डिफरेंशिएट बिटवीन टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड द shear modes ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। कि आप लोगों ने स्ट्रेस आपने बताना है टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन का। तो टेंसाइल स्ट्रेस, सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेस टॉपिक पढ़ाते वक्त ही मैंने एक चीज़ आपको समझाई थी कि जो स्ट्रेस का वर्ड है दैट इज़ यूज्ड इन द टर्म ऑफ प्रेशर। ठीक है, भी प्रेशर के इक्विवेलेंट है, इक्वल किसी सूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेशर एक जनरल टर्म है, वो सॉलिड, वो लिक्विड, गैसेस, तीनों के लिए यूज़ हो सकता है। बट
स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ ऐसे मटेरियल्स के लिए यूज़ होती है टर्म जो सिर्फ और सिर्फ अपनी शेप, जो सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर डिफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं, जिनकी शेप आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ऐसे मटेरियल्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्ट्रेस का। मतलब स्ट्रेस वो प्रेशर है जो किसी बॉडी की शेप को चेंज करता है। स्ट्रेस इज़ द प्रेशर दैट चेंजेस द शेप ऑफ द बॉडी। सो नेक्स्ट है जी टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस जो किसी बॉडी की लेंथ को चेंज करता है, दैट इज़ कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। और फिर दूसरी जो स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस दैट चेंजेस द लेंथ ऑफ द substance, changes length of a material। और फॉर्मूला इसका वही रहेगा टेंसाइल स्ट्रेस के लिए भी। दूसरा इसमें जो स्ट्रेस की दूसरी टाइप है, दैट टाइप इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस जो किसी बॉडी का वॉल्यूम चेंज करे, चेंजेस वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, कि अगर वो किसी बॉडी का वॉल्यूम चेंज कर दे, चेंजेस वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो किसी बॉडी का वॉल्यूम चेंज करे। एंड द लास्ट वन इज shear स्ट्रेस। shear स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस है जो किसी बॉडी की शेप चेंज करता है, चेंजेस शेप ऑफ द बॉडी। एक ऐसा स्ट्रेस शेप ऑफ द मटेरियल या उस बॉडी की शेप को चेंज कर देता है। ऐसे स्ट्रेस को हम shear स्ट्रेस का नाम देते हैं। तो इसी बेसिस के ऊपर स्ट्रेन की बात भी आ जाती है। तो तीन तरह के स्ट्रेन हैं। एक स्ट्रेन है जी टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन है जी चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। मैं सिर्फ उनके बेसिक फार्मूले लिखता जा रहा हूँ, आपने उसको डिफाइन कर लेना है। इट इज़ द रेशियो बिटवीन चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ, L नॉट। उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेन के बाद दूसरा हमने पढ़ा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसको बल्क स्ट्रेन भी कहते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम with respect to original volume delta V over V। इसके लिए फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ डेल्टा V over V। एंड थर्ड वन इज shear strain। shear strain ये बॉडी की शेप को चेंज करता है। तो शेप को चेंज करने के लिए हमने इसको कहा था डेल्टा A ओवर A विच इज़ इक्वल टू tan ऑफ एंगल थीटा, कि जितना शेप चेंज करते वक्त एंगल चेंज होगा दैट इज़ कॉल्ड shear strain। आपने उस एंगल का ऑब्वियसली tan थीटा तो लेना ही है। सो मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन। और तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से क्या मुराद है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से मुराद है कि यंग्स मॉडुलस, इट इज़ द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सो नेक्स्ट हमारा जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 17.3। 17.3 शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अक्सर बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ हमने तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा ही नहीं। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम मैं बता रहा हूँ ना, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक ही बात है। इट इज़ इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान में जो रेशियो है दैट इज़ कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। अब नेक्स्ट इसमें है जी शो दैट द यूनिट ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड द स्ट्रेस आर द सेम, ऑल्सो डिस्कस इट्स थ्री काइंड्स। मतलब आपने यंग्स मॉडुलस की और स्ट्रेस का जो यूनिट है उनको
प्रूफ करना है कि वो सेम होते हैं, तो पहले मैं स्ट्रेस को इसको यंग्स मॉडुलस को कर लेते हैं या स्ट्रेस को कर लें, दोनों में कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। सो पहले मैं स्ट्रेस को कर रहा हूँ। स्ट्रेस को भी हमने पढ़ा, स्ट्रेस इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया और इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था। तो कैसे लिखा, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, इसको ऊपर मूव करवा दें तो इट्स यूनिट बिकम्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस के लिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ। यंग्स मॉडुलस का डिटेल्ड फार्मूला हमने पढ़ा था F/A इंटू L नॉट ओवर डेल्टा L, ठीक है, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो अब हम यूनिट्स पुट करते हैं यहाँ पर, y इज इक्वल टू फोर्स की जगह यूनिट पुट हो जाएगा न्यूटन, लेंथ की जगह यूनिट मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर एंड चेंज इन लेंथ मीटर, मीटर मीटर से कैंसिल। सो यंग मॉडुलस का यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इट मीन्स दैट बोथ यूनिट्स आर सेम, कि ये दोनों यूनिट्स सेम हैं, ठीक है, यंग्स मॉडुलस का भी और स्ट्रेस का भी। नेक्स्ट अब हमने तीसरा हिस्सा इसके अंदर है जी, हमने तीनों टाइप्स बतानी है कि स्ट्रेस की तीनों टाइप्स कौन कौन सी हैं। स्ट्रेस में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की तीन टाइप्स कौन सी हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर जो पहली टाइप है दैट इज़ यंग्स मॉडुलस। यंग मॉडुलस को हमने यूँ डिफाइन किया था, यंग मॉडुलस था y इज इक्वल टू F/L नॉट ओवर A डेल्टा L। अब मैं इसको यूँ लिखूँ तो ये असल में क्या चीज़ है, इट इज़ इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन, इन दोनों के दरमियान में जो रेशियो है दैट इज़ कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। ये पहली टाइप। दूसरी टाइप के अंदर क्या है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम स्ट्रेस को हम नाम देते होते हैं बल्क मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस के लिए हम लोगों ने सिंबल यूज़ किया था B, उसके लिए फार्मूला है F/V नॉट ओवर A डेल्टा V, और इसको एक्सप्लेन करें तो हम यूँ कह सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। थर्ड हमने इसमें जो पढ़ा था, थर्ड हमने पढ़ा था शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं G, और वो चेंज इन शेप ओवर ओरिजिनल शेप है, ठीक है। तो इसका जब हम फॉर्मूला लिखते हैं शेयर मॉडुलस F/A ओवर डेल्टा F ओवर कैपिटल A इंटू डेल्टा A, दैट इज़ शेयर। और इसके लिए जो डिटेल्ड फार्मूला है दैट इज़ शेयर स्ट्रेस ओवर शेयर स्ट्रेन। सो ये था जी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 17.3। छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ डक्टाइल मटेरियल। अच्छा, डक्टाइल और मैलिएबल दो तरह के हमने मटेरियल्स पढ़े थे, तो ये आपको फिर पता होना चाहिए। मैलिएबल ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको आप शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉरी, डक्टाइल के साथ हमने जो वर्ड पढ़ा था वो हमने पढ़ा था ब्रिटल। डक्टाइल मटेरियल ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो किसी एक हद तक अपने ऊपर जो स्ट्रेस है उसको होल्ड कर सकते हैं। ऐसे मटेरियल्स को हमने कहा था डक्टाइल मटेरियल। तो आपने सबसे पहले तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करनी है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने टॉपिक पढ़ते वक्त भी की थी, और हमने इस टॉपिक का नाम दिया था इलास्टिक लिमिट और डिफॉर्मेशन के नाम से, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम उसको अगर ड्रॉ करें तो वो स्ट्रेस कर्व शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 17.4 मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ और वहाँ पर एक्सप्लेनेशन हो जाएगी इसकी। सो 17.4 में क्या है जी, हमारे पास ग्राफ, और ग्राफ के ऊपर हम मेंशन कर रहे हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को। यहाँ पर हमारे पास इस तरफ स्ट्रेस है
और यहाँ पर हम ई लिख के मैं स्ट्रेन इसको शो कर रहा हूँ। तो स्ट्रेन के लिए सिंबल मैं वक्ती ई यूज़ कर रहा हूँ। तो ये स्ट्रेस ऊपर की तरफ यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगी, स्ट्रेन यहाँ पर इस साइड पर इंक्रीज़ करती जा रही है। हमने इस ग्राफ के अंदर ये बात पढ़ी थी कि शुरू पर इस ग्राफ की लाइन स्ट्रेट, उसके बाद इस ग्राफ की लाइन में पॉइंट, इस पॉइंट के बाद आगे कर्व आ जाता है, हल्का सा कर्व, और फिर मज़ीद ये कर्व इंक्रीज़ होगा और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आगे टूट जाता है। इस पॉइंट को हमने सी का नाम दिया था, यहाँ पर डी, और ये उसके बाद आगे ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी एंड नेक्स्ट पॉइंट डी, जहाँ पर आकर ये ऑब्जेक्ट टूट जाता है। तो आगे देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फॉर अ डक्टाइल मटीरियल एंड देन डिफाइन द टर्म इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट ओके, पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट ए तक, यहाँ तक ये है प्रोपोर्शनल लिमिट कि जहाँ तक हुक्स लॉ अप्लाई होता है। पॉइंट ए से पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट ए तक, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट। पॉइंट ए तक प्रोपोर्शनल लिमिट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, कि वो पॉइंट जहां तक ऑब्जेक्ट इलास्टिक रहेगा। मतलब अगर आप यहाँ तक पॉइंट बी तक फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न होगा। अगर ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न नहीं करता तो फिर वो प्लास्टिक बिहेवियर है। सो पॉइंट बी तक क्या चीज़ है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो वो वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन पर आ जाता है। जब आप रिमूवल ऑफ फोर्स करें कि स्ट्रेस जब आप रिमूव कर दें तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। सो दैट लिमिट इज़ कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। नेक्स्ट उसने पूछा जी यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट ये है कि अगर आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते जाएं तो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पर उसके अंदर चेंज परमानेंट हो जाए, मतलब उसमें डिफॉर्मेशन परमानेंटली कॉज हो जाए, तो उस पॉइंट को हम लोग नाम देते होते हैं यील्ड पॉइंट का। तो पॉइंट बी ही यहां पर यील्ड पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट बी से आगे आपने जैसे ही मूव करना है तो उसके आगे डिफॉर्मेशन परमानेंट स्टार्ट हो जानी है। सो यील्ड पॉइंट क्या है कि जहाँ पर डिफॉर्मेशन परमानेंट हो जाए, तो बी से आगे ऑनवर्ड सारे का सारा पोर्शन, सारे का सारा उसमें यही है कि आप प्लास्टिक बिहेवियर की तरफ जा रहे हैं। सो ये हो गया हमारा यील्ड पॉइंट। और नेक्स्ट है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस क्या है कि हमारा पॉइंट सी, कि मैक्सिमम वो पॉइंट जहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट अपने उस फोर्स को विद होल्ड कर सकता है, उसके बाद वो टूट जाता है। तो डी तो आ जाता है पॉइंट, वो पॉइंट है जहाँ पर आकर ब्रेक डाउन हो गया। तो सी क्या है, मैक्सिमम वो जगह जहाँ तक वो अपने अंदर अपने आप को स्टेबल रख सकता है। तो ये हो गया जी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 17.4। नेक्स्ट हम कर रहे हैं जी व्हाट इज़ मेंट बाय स्ट्रेन एनर्जी, हाउ इट कैन इट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है और इसे फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ से हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ ड्रॉ करें तो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ कुछ यूँ बनता है कि आपने एक साइड पर 17.5, एक साइड पर हम फोर्स रख लेते हैं F, और दूसरी तरफ हमने x रख रखा है एक्सटेंशन। और जैसे जैसे हम फोर्स इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सटेंशन क्रिएट होगी। और हमने इलास्टिक लिमिट के अंदर रहकर ही बात कर लेते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर के हुक्स लॉ अप्लाई कर रहा है। तो अब हमने यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है कि कितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी। सपोज आप इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर जो फोर्स लगा रहे हैं हम कह देते हैं दिस इज़ F1। इस पॉइंट पर जो फोर्स है लेट्स से दिस इज़ F1, और इसके अगेंस्ट जो एक्सटेंशन क्रिएट हो रही है लेट्स से दिस एक्सटेंशन इज़ X। यहाँ तक इसको हम नाम दे देते हैं, सपोज ये पॉइंट है L1, ये x रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, एक्सटेंशन को। तो अब हमने इसमें एनर्जी फाइंड करनी है, और एनर्जी कितनी होती है किसी ग्राफ में, उतनी एनर्जी स्टोर होती है जितना उसका एरिया अंडर द ग्राफ होता है। अब ये यहाँ पर एरिया अंडर द ग्राफ है। एरिया अंडर द ग्राफ अगर हम देखें
पॉइंट ए इसको नाम दे दें और इस पॉइंट को मैं पॉइंट बी नाम दे रहा हूँ, यहाँ तक ओ से लेकर बी तक जो वैल्यू है दैट इज़ L1। सो अगर हम यहाँ पर एनर्जी फाइंड करें इट विल बी इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन इस केस में किसके इक्वल होगा, इस केस में वर्क डन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, ग्राफ का एरिया जितना होगा दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन। और कोई बॉडी कितना वर्क कर सकता है, ऑब्वियसली जितनी उसके पास एनर्जी हो। अब होता यूँ है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करते हैं, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसकी शेप को थोड़ा सा डिफॉर्म करते हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट, जैसे ही आप उसको रिलीज़ करते हैं वो अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाता है, ओरिजिनल साइज़ पे वापस आ जाता है। तो अब उसने किया क्या, आपकी एनर्जी को स्टोर कर लिया और उसी स्टोर्ड एनर्जी की वजह से वापस आता है। तो कितनी एनर्जी, जितना आपने उसके ऊपर वर्क किया उतनी ही उसने आपकी एनर्जी को स्टोर कर लिया। तो ये इस चीज़ को हम नाम देते हैं स्टोर्ड एनर्जी इन डिफॉर्म मटेरियल। तो एरिया अंडर द ग्राफ से उसको हम फाइंड करते हैं। तो एरिया अंडर द ग्राफ, अगर ग्राफ की मैं शेप देखूं तो ये शेप है ट्रायंगल। सो W इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। सो W इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, बेस वाली साइड OB और हाइट AB, सो OA मल्टीप्लाई बाय OB। सो वर्क इज इक्वल टू 1/2 F1 मल्टीप्लाई बाय L1। तो ये वो फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम स्ट्रेन एनर्जी को फाइंड करते हैं। सो अब यहाँ तक अगर आप लिख दें तब भी ठीक है। अगर आपने उसको पूरा प्रूफ करना है कि आपने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है तो आई हैव नो इशू, आप वो भी पुट कर सकते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से अगर आप बात करें तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हम यूज़ करें तो E इज़ इक्वल टू यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक ही बात है, चाहे सिंबल Y लिखें चाहे सिंबल E लिखें, इट डजेंट मैटर। सो E इज़ इक्वल टू F1, क्योंकि हमारे इस टॉपिक के अंदर फोर्स F1 है, यहाँ पर F है लेकिन यहाँ पर हमारे टॉपिक में F1 चल रहा है इसलिए हमने यहाँ पर F1। वहाँ पर ओरिजिनल लेंथ L0, हमारे टॉपिक इस टॉपिक में ओरिजिनल लेंथ L से रिप्रेजेंट होती है। और एरिया A, तो यहाँ पर भी एरिया A एज इट इज़, वहाँ पर चेंज इन लेंथ है तो हमारे यहाँ चेंज इन लेंथ एक्सटेंशन L1 से रिप्रेजेंट इस टॉपिक में हो रही है तो उसको हम लिख लेंगे L1। यहाँ से हम F1 को अगर अलग कर लें तो F1 के लिए फॉर्मूला होगा, सारों को मूव करवाने के बाद F1 विल बी इक्वल टू A L1 ओवर कैपिटल L। और यहाँ से इस F1 को हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर। अगर इस F1 को हम यहाँ पर पुट करें तो क्या सिचुएशन होगी, अगर इस F1 को यहाँ पर पुट करें तो W के लिए फॉर्मूला हो जाएगा W इज़ इक्वल टू या एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2 F1 की जगह EA_L1 और ये वाला L1 साथ मल्टीप्लाई L1 ओवर कैपिटल L। इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो स्ट्रेन एनर्जी विल बी इक्वल टू EA_L1 स्क्वायर ओवर 2L। तो ये होगा जी हमारा स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म मटेरियल। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का ये टॉपिक आज के जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन पहले 5 डिस्कस किए, इसमें आपने देखा कि लेंथ बहुत ज़्यादा है। कोई भी एक भी ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा जिसमें लेंथ कम हो, कोई 4-5 लाइनों का या 6-7 लाइनों का जिस तरह हम एक नॉर्मल शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं, वैसे का कोई एक भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है कि मैं अभी तो बोर्ड पे इतना सा लिख रहा हूँ और जो साथ में एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ वो अलग है। तो उन सारा अगर आप लिखें तो ये 1.5 पेज से नीचे शॉर्ट क्वेश्चन होता ही नहीं है। तो बोर्ड में हमने ये पैटर्न देखा है अक्सर कि शॉर्ट क्वेश्चन पूरा नहीं पूछा जाता। मतलब अब जिस तरह शॉर्ट क्वेश्चन एक गुजरा बीच में, थर्ड हमने पढ़ा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को डिफ़ाइन करें, फिर हमने साथ उसमें शेयर स्ट्रेस और स्ट्रेन, शेयर मॉडुलस, यंग और वो सारा तीनों टाइप्स उनकी, तो हम ये पूरा नहीं पूछते, हम इनमें से बाउंड कर देते हैं आपको कि आप सिर्फ स्ट्रेस स्ट्रेन को डिफ़ाइन कर दें, यहाँ तक ठीक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। या हम ये कह देंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो आगे टाइप्स हैं फर्दर्स आप उनको एक्सप्लेन कर दें।
तो पूरा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता ना, तो जितना पूछा जाए उतने पे रहिएगा। अगर आप उसी तरह करेंगे कि नहीं भी पूछा हुआ तो जी बीच में अगर उसने पूछ लिया जी व्हाट इज़ shear स्ट्रेस, तो बस shear स्ट्रेस को लिख देना, ज़रूर बीच में स्ट्रेस को घुसाना है। अगर आप वो सारी चीज़ें भी साल लिखने की कोशिश करेंगे ना, तो ऑब्वियसली बात बहुत लंबी निकल जाएगी। ठीक है, फिर आपको वही 1.5 पेज अगर आपने नोट किया हो ना, तो आज ये जो आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाए, इसमें तकरीबन आपका आधा चैप्टर हमने विदाउट एनी गैप पढ़ा दिया। बुक से तरतीब देखें टॉपिक्स की, तकरीबन यही है, कुछ चंद लाइनें बीच में से जो है डिस्कस नहीं हुई, बाकी सारे का सारा बुक को अभी तो मैंने ब्रीफली किया। मैं खुद बड़ा प्रिसाइज होकर चल रहा था कि कहीं मैं इतना ज़्यादा ना कन्वे कर जाऊँ कि आपके पास फिर पेपर पे लिखने के लिए स्टफ़ भी बहुत ज़्यादा हो जाए। अब आप खुद इमेजिन करें कि 5 शॉर्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट 35 मिनट्स के अंदर, तो ये तकरीबन एक शॉर्ट क्वेश्चन पे अगर मैं 7 मिनट बहस कर रहा हूँ और उसको जब लिखा जाए तो 7 मिनट के अंदर कोई 2-4 लाइनें तो बननी नहीं है, ऑब्वियसली वो 1 पेज तक बात जानी है। तो टू दी पॉइंट और वेरी प्रिसाइज और बिल्कुल उतना ही लिखें जितना पूछा हुआ है इन शॉर्ट क्वेश्चन में। बाकी में मैं आपको बाउंड नहीं है सच करता कि 6-7 लाइनें तो कम से कम हों, लेकिन यहाँ पर आपने बिल्कुल टू दी पॉइंट रह के बात करें, ज़्यादा लिमिट्स को क्रॉस, मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चन लिखने की लिमिट्स हैं उनको क्रॉस ना करें। और दूसरा, अब देखें ना, जिस तरह मैंने यहाँ पर कहा था कि स्ट्रेन एनर्जी यहाँ तक काफ़ी है, तो वेल फाइन इनफ। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम है और मैनेज हो रही हैं चीज़ें, एक तो पेपर का आपने साइज़ भी आपको पता है ना कि आपको शीट्स फिक्स अमाउंट में मिलती हैं। अगर आप यूँ 1.5 पेज के शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे तो भाई लॉन्ग का अटैम्प्ट होने हैं आपके, वो हाथों पे तो नहीं लिख के आने, वो वहीं पर उसी शीट पर अटैम्प्ट करके आने होते हैं। सो कोशिश करें कि जितना पूछा वहीं तक रहें। अल्लाह हाफ़िज़।